तो मैंने ऐसे गूगल पर आईपीएल पॉइंट्स टेबल सर्च किया तो यहाँ पर एक ब्लॉग आ गया iplpointstable.in। ठीक है, तो मैं जो है इसको एनालाइज़ कर रहा हूँ इसके बैकलिंक्स को। तो यहाँ पर देखिए आप 481 बैकलिंक्स हैं और ये रेफरिंग डोमेन्स हैं। अब आप क्या करें, इसमें बैकलिंक्स पर जाएं और ये देखिए यहाँ पर वो सभी बैकलिंक्स आ चुके हैं जो इस बंदे ने बना रखे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको बस उस बैकलिंक को ओपन करना है। मान लीजिए ये एक बैकलिंक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। आपको बस देखना है कि वो बैकलिंक उसने कैसे बनाया है। दोस्तों आईपीएल शुरू होने वाला है और बहुत से लोगों ने आईपीएल से रिलेटेड एक इवेंट ब्लॉग बना लिया होगा और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी भी सोच रहे होंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने आईपीएल पर एक इवेंट ब्लॉग बना लिया है, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो इस ब्लॉग से कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर आपने ब्लॉग बना लिया है तो उस पर आपको आगे काम कैसे करना है। और जिन लोगों ने अभी तक आईपीएल पर ब्लॉग नहीं बनाया है उनको मेरा वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जिसमें मैंने बताया है कि आईपीएल ब्लॉग बनाने के लिए आप जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कीवर्ड रिसर्च, और उस ब्लॉग के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। दोस्तों एक पीछे बैकग्राउंड में आपको थोड़ा साउंड आ रहा होगा तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि वो अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब जिन लोगों ने आईपीएल से रिलेटेड ब्लॉग बना लिया है और वो चाहते हैं कि उनके ब्लॉग पर ट्रैफिक आए, अगर उन्होंने उसी तरीके से ब्लॉग बनाया है जो मैंने बताया है तो उनके सक्सेस होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल था। तो आज के वीडियो में वो सारी जो आपको स्ट्रेटजीज़ फॉलो करनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आपने बिल्कुल अभी ब्लॉग बनाया है, यानी कुछ दिन पहले या फिर एक महीना पहले या सिर्फ कुछ दिन पहले, तो वो ब्लॉग आपका गूगल पर रैंक हो सकता है और सक्सेसफुल ब्लॉग भी बन सकता है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए पहले एक सैंड बॉक्स का कंसेप्ट होता था और एक हनीमून पीरियड का भी कंसेप्ट होता है इसमें, जिसका मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। तो सैंड बॉक्स का मतलब ये है कि अगर आपकी वेबसाइट बिल्कुल नई है तो गूगल जो ऐसा माना जाता था कि गूगल उसको बिल्कुल रैंक नहीं करता, लेकिन अब उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है। अभी कुछ साइट्स ऐसी हैं जो कुछ नई हैं, लाइक एक महीना पहले या कुछ दिन पहले, तो वो भी गूगल पर जो है पहले पेज पर रैंक कर सकती हैं। और हनीमून पीरियड एक डिफरेंट कंसेप्ट है, उसमें ये माना जाता है कि कुछ वेबसाइट्स जो बिल्कुल नया कंटेंट लिखती हैं उनका भी कंटेंट गूगल के पहले पेज पर रैंक कर जाता था। पर उस केस में होता क्या था कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ पेजेस जो हैं पब्लिश करने के साथ ही कुछ लोग दिखाते हैं कि मैंने ये आर्टिकल पब्लिश किया और साथ की साथ वो गूगल के पहले पेज पर पहले नंबर, दूसरे नंबर या तीसरे चौथे नंबर पर रैंक कर रहा है। तो ऐसा उनके कंटेंट में या उनकी वेबसाइट में ऐसा कुछ खास नहीं होता है। असल में क्या होता है कि गूगल को उस टाइम पे उस वेबसाइट के बारे में इतना पता नहीं होता है, तो वो कुछ जो है अजम्पशंस के ऊपर ही बेस्ड होता है। इसके लिए आपको एक बार स्क्रीन पर देखना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो गूगल के जो एक इंजीनियर है जॉन मुलर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उसमें उन्होंने क्या बताया है कि एसईओ में जो है सैंडबॉक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो केस अब नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि हनीमून पीरियड में जो नया कंटेंट है गूगल उसको प्रमोट करता है। तो ये दोनों ही बातें नहीं हैं, मतलब प्रमोशन या डिमोशन वाला केस नहीं है। तो इस केस में गूगल क्या करता है, वी हैव टू मेक अजम्पशंस। तो गूगल को अजम्पशंस बनानी पड़ती हैं, यानी कई बार वो उन पेजेस को ऊपर रैंक कर देता है, लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ दिनों के बाद वो पेज जो है तीसरे चौथे पाँचवें नंबर तक या फिर कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो उस टाइम पे फिर गूगल किन रैंकिंग सिग्नल्स की हेल्प लेता है, वो ये देखता है कि जो यूज़र आपकी वेबसाइट पर आ रहा है क्या वो आपकी वेबसाइट पर कितनी देर तक टिक रहा है। साथ ही वो ये भी देखता है कि कहीं उसने वापस जाकर फिर से गूगल पर नए जो दूसरे रिजल्ट को देखना शुरू तो नहीं कर दिया। तो ये सब चीज़ों को मिलाकर फिर गूगल डिसाइड करता है कि इसको यहाँ पर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था गूगल के लिए कि नया कंटेंट आता है एकदम से उसको वो गूगल के पहले पेज पे डालें या ना डालें। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक तरीका निकाला फीचर्ड स्निपेट का। अभी आप देखेंगे कि फीचर्ड स्निपेट में जो भी कंटेंट रहता है वो 1 से 10 तक कोई रैंकिंग नहीं है, वो बेसिकली 0 रैंकिंग होती है। तो कई बार कोई आर्टिकल जो दूसरे पेज के लायक भी होता है उसको भी फीचर्ड स्निपेट मिल जाता है, लेकिन हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद वो फीचर्ड स्निपेट हट भी जाता है। तो फिर गूगल को टाइम मिल जाता है वो देखने के लिए कि क्या फीचर्ड स्निपेट के लायक वो पेज है या नहीं है, या उसको पहले पेज पर कहाँ रैंकिंग देनी चाहिए। क्योंकि देखिए
फीचर स्निपेट में वो कंटेंट रैंक कर सकता है इवन उसके पास ना तो बहुत ज़्यादा पेजेस हों और ना ही उसके पास बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स हों। यानी बैकलिंक्स और बहुत पेजेस या अथॉरिटी के बिना भी कोई भी पेज फीचर स्निपेट में आ सकता है। तो आईपीएल का अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं तो एक चांस तो आपका फीचर स्निपेट का बनता है। आप फीचर स्निपेट पर थोड़ा रिसर्च कर लीजिए कि फीचर स्निपेट में हमें वेबसाइट को कैसे लेके आना है, ठीक है। तो ये तो हुई फीचर स्निपेट की बात, यानी आपको निराश नहीं होना, आपका पेज जो है रैंक कर सकता है फीचर स्निपेट वाली पोजीशन पे डेफिनेटली। अब दूसरे जो और पॉइंट्स हैं यानी कि 1 से 10 नंबर के बीच में जो रैंकिंग है उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब वो भी देख लेते हैं। अब देखिए, पहले से 10वें नंबर की जो रैंकिंग है उसको उस पर आने के लिए कुछ कंडीशंस को फुलफ़िल करना ज़रूरी है। पहली तो कंडीशन है साइट की इंडेक्सिंग। कई बार हमने क्या किया, हमने कुछ पेजेस बना लिए, ठीक है, लेकिन हमारे जो वेब के जो हमारी वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो गूगल में इंडेक्स ही नहीं है, तो फिर गूगल उनको रैंकिंग कहाँ से देगा। इंडेक्स का मतलब है कि गूगल के डाटाबेस में वो चीज़ें आई ही नहीं हैं, तो इंडेक्सिंग तो रैंकिंग का तो मतलब ही नहीं बनता। अभी इंडेक्सिंग के लिए हमें करना क्या चाहिए। देखिए, इंडेक्सिंग के लिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी चाहिए, आपको अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना है। उसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी देख लीजिएगा। आप बिंग में कैसे सबमिट करना है वो भी देखिएगा। गूगल बिंग में सबमिट किया, साइट में आपको सबमिट करना ज़रूरी है। तो इन सब के बाद आपके पेजेस जो हैं वो आपको पता चल जाएगा कि सर्च कंसोल यानी कि गूगल में इंडेक्स हैं या नहीं है। दूसरी बात, कुछ एरर आती है आपके वेबसाइट पे, कौन कौन से 404 पेजेस हैं या कौन से पेजेस वर्क नहीं कर रहे, तो वो सारा पता भी आपको सर्च कंसोल के माध्यम से ही चलेगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया कि सर्च कंसोल में आपको वेबसाइट को सबमिट करना है और पूरा उसको मतलब एनालाइज करना है कि पेजेस इंडेक्स हैं या नहीं हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रैंकिंग का फैक्टर कह लीजिए या इंडेक्सिंग के रैंकिंग के लिए जो कंडीशंस को मीट करने वाली है वो है बैकलिंक्स की। बैकलिंक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बैकलिंक्स के बिना आप कंसिडर ही नहीं कर सकते कि कोई पेजेस आपके ज़्यादा टाइम तक रैंक मतलब वहाँ पर स्टेबल रह सकते हैं। तो बैकलिंक्स का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए आपके मोहल्ले में या आपके आसपास कोई एक पिज़्ज़ा की शॉप खुलती है ना, और बहुत से आपको पता नहीं है कि वहाँ का जो पिज़्ज़ा है वो कैसा है, लेकिन 8-10 लोग आपको अगर कहते हैं कि वहाँ का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, तो आपके माइंड में आपके अंदर एक ट्रस्ट पैदा होगा कि हाँ ये पिज़्ज़ा अच्छा है, तो आप भी शायद जाकर वहाँ पर उस पिज़्ज़ा को टेस्ट करें। तो गूगल भी इसी तरह से काम करता है। अगर बहुत सी वेबसाइट्स आपकी वेबसाइट को रेफ़र कर रही हैं यानी कि बैकलिंक दे रही हैं, तो गूगल को ट्रस्ट हो जाता है कि ये वेबसाइट जो है ऑथेंटिक है, हमें इसको जो है गूगल के पहले पेज पे या उसको पहले दूसरे नंबर पे रखना चाहिए क्योंकि लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो बैकलिंक्स का ये मतलब होता है। लेकिन समय के साथ क्या हुआ ना, लोगों ने बैकलिंक्स को ना स्पैम करना शुरू कर दिया। मतलब इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि पिज़्ज़ा की शॉप पे जिन जिन लोगों ने मुझे जाने के लिए रिकमेंड किया था वो सभी वही लोग थे जो उस पिज़्ज़ा शॉप वाले के जानकार थे, यानी वो सब लोग उसको जानते थे और उन्होंने मुझे वैसे ही बोल दिया कि यार वहाँ का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है। तो इसी तरह से लोगों ने भी बैकलिंक को ना बिल्कुल स्पैम कर दिया, यानी अपने ही दूसरी वेबसाइट्स बना ली और अपनी ही लिंक फॉर्म बना लिए या ऐसे लोग उस पैसे देकर, मतलब वो फिर जब पैसे देके किसी भी तरीके से बैकलिंक लिए तो बेसिकली वो उसी तरह से होगा कि नेचुरली वो लोग आपको रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए गूगल सिर्फ बैकलिंक्स पे रिलाई नहीं रहता, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे रिलाई करता है। लेकिन हाँ, बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट हैं। अब बैकलिंक्स आपको बनाने कैसे हैं, देखिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जो मैं ऊपर यहाँ पर कार्ड पर इधर या इधर लगा दूंगा, फ्री बैकलिंक चेकर टूल। उस टूल की हेल्प से आप जो है किसी भी वेबसाइट के ऑलमोस्ट बहुत सारे बैकलिंक्स जो हैं देख सकते हैं। तो जो भी आपका कॉम्पिटिटर है आईपीएल की फील्ड में, मान लीजिए आपने ब्लॉग बनाया, आपने देखा कि ये बंदा भी ऐसे ही काम कर रहा है, या कुछ 2-3 ब्लॉग आपने आईपीएल पर ले लिए, उन्होंने कहाँ कहाँ से लिंक बनाए हैं वो उस टूल की हेल्प से, फ्री टूल है, उस टूल की हेल्प से आप देखिए और उन्हीं बैकलिंक्स को अक्वायर कीजिए। एक तो वो तरीका हो गया, जब वो बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं। कई बार अगर उस तरह का नहीं बन रहा तो किसी और तरह का बन जाएगा। तो एक तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप एक जो है ना एसईओ टूल का यूज़ कीजिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि एसईओ टूल में कुछ पेमेंट देना पड़ता है। देखिए ये जो टूल है ये बहुत ही मतलब सस्ते में आपको मिल जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर देखिए बहुत मुश्किल रहता है। तो एसईओ टूल पर थोड़ा बहुत खर्च कीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको करना क्या है।
तो यहाँ पर देखिए मैं एक उसी तरह का एक टूल यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको कि एक वेबसाइट के जो है ना बैकलिंक जो फाइंड करके दिखाता हूँ। तो मैंने ऐसे गूगल पर सर्च किया गूगल पर आईपीएल पॉइंट्स टेबल सर्च किया तो यहाँ पर एक ब्लॉग आ गया ipl-points-table.in, ठीक है। तो मैं जो है इसको एनालाइज कर रहा हूँ इसके बैकलिंक्स को। तो यहाँ पर देखिए आप 481 बैकलिंक्स हैं और ये रेफरिंग डोमेन्स हैं। अब आप क्या करें, इसमें बैकलिंक्स पर जाएं और ये देखिए यहाँ पर वो सभी बैकलिंक्स आ चुके हैं जो इस बंदे ने बना रखे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको बस उस बैकलिंक को ओपन करना है। मान लीजिए ये एक बैकलिंक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। आपको बस देखना है कि वो बैकलिंक उसने कैसे बनाया है। बैकलिंक बहुत तरह के होते हैं, प्रोफाइल बैकलिंक होते हैं या वेब 2.0 बैकलिंक होते हैं, तो बहुत तरह के बैकलिंक्स होते हैं। तो इस तरह की वेबसाइट को अगर आपने बनाना है तो आपको बैकलिंक तो चाहिए। तो एक नहीं, मतलब बहुत सी वेबसाइट्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो उन सारी वेबसाइट्स को आपने क्या करना है, सर्च कंसोल में डालना है, और सॉरी सर्च कंसोल नहीं, एरफ टूल में, या सॉरी ये जो सैमरस टूल है इसमें डालना है और बैकलिंक्स फाइंड करने हैं और फिर उसके बाद आपको वही बैकलिंक्स बनाने हैं। जो मैंने फ्री का टूल बताया है वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें कुछ आपको लिंक मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा लिंक फाइंड करने हैं, देखिए पेड और फ्री में फ़र्क तो होता ही है ना। तो इसके अंदर जो आपको मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा लिंक्स मिल जाएंगे, यानी आपका काम आसान हो जाएगा। कई बार कुछ बैकलिंक बनाना इजी नहीं होता तो दूसरी तरह का बैकलिंक हम ढूंढते हैं। ज़्यादा टाइम इस पर मत लगाइए, एक हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है आगे मूव कीजिए। जितने अगर ये जब सारे कवर हो जाएंगे तो दूसरी वेबसाइट पे मूव कीजिए। तो ये बैकलिंक बनाने का प्रोसेस आपको फॉलो करना है। और क्योंकि ये इवेंट ब्लॉग है तो आपको थोड़े टाइम के लिए बैकलिंक बनाने पड़ेंगे, उसके बाद और उसके पीछे आपको नहीं बनाने हैं। तो इस टाइम पे ये आपको बनाने ज़रूरी हैं। इसके बाद तीसरा जो फैक्टर है वो है कंटेंट की क्वालिटी और कंटेंट की क्वांटिटी। अब मान लिया कि आपने बैकलिंक्स बना लिए, आपका जो पेज है वो गूगल पर कहीं पर रैंक होना शुरू हो गया, लेकिन आपका कंटेंट बहुत ही ख़राब है। मान लीजिए आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे आपका कंटेंट बहुत ख़राब है, आपकी वेबसाइट नहीं चल रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, और ये सारे फैक्टर जो है ना, ये आपकी जो रैंकिंग है वो बैकलिंक होने के बाद भी उसको ख़राब कर सकते हैं। तो कंटेंट की क्वालिटी जो है वो बहुत बेटर होनी चाहिए, यानी कि जो चीज़ आपके कॉम्पिटिटर ने लिखी है आपको उससे बेटर चीज़ लिखनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आपने मान लीजिए कि कीवर्ड के ऊपर एक बना लिया, एक वेबसाइट बना भी ली, लेकिन अगर आप उसमें कुछ डाल ही नहीं रहे हैं तो फिर वो उसकी रैंकिंग 1-2 दिन तो रहेगी, फिर बाद में वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसको मेंटेन करने के लिए आपको कंटेंट की क्वालिटी पे ध्यान देना होगा। और इसमें एक पॉइंट और भी आता है कि जब बहुत से लोगों ने इसके ऊपर पहले से कंटेंट बना रखा है तो आपका कंटेंट क्यों रैंक करेगा। तो देखिए इसका एक सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन क्या है कि आपको इस तरह का कंटेंट बनाना है जो कि बिल्कुल न्यू है। जैसे कि अगर आपके आईपीएल पे कोई भी एक नई चीज़ आ गई, लोग उसके बारे में सर्च कर रहे हैं लेकिन किसी वेबसाइट ने उसके बारे में नहीं लिखा। देखिए वैसे तो जो वेबसाइट्स एस्टैब्लिश हैं उनके पास पूरी टीम्स होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो वो छोड़ते ही हैं। तो आपको जल्दी से जल्दी उन कंटेंट को लिखना होगा। और ड्यूरिंग दिस इवेंट, यानी कि पूरे इवेंट के दौरान, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार वेबसाइट बना दी उसको छोड़ दीजिए। अब लाखों कमाने वाला आईपीएल ब्लॉग आपने बनाना है तो उसके पीछे कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो एक तो ये चीज़ फॉलो करनी है कि आपको कंटेंट जैसे ही कोई नई चीज़ आती है उसको जल्दी से जल्दी पब्लिश करनी है। क्योंकि इसमें होता क्या है ना, लोग सर्च कर रहे हैं, कंटेंट है नहीं गूगल पे, तो आपके वेबसाइट पे जो कंटेंट है गूगल उसको दिखाएगा। फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर वो अथॉरिटी नहीं देख रहा है, उसको अपने यूज़र के इंटेंट को सेटिस्फाई करना है, तो उसको आपका जो है पेज जो है दिखाना पड़ेगा। तो एक तो ये पॉइंट है कि आप जैसे ही कोई कंटेंट आता है आपको जल्दी उसको पब्लिश करना है। और कीवर्ड रिसर्च के बारे में जैसे हमने बात किया, तो नया कंटेंट के बारे में कीवर्ड तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें भी एक कैच है। वो क्या है कि जैसे कोई एस्टैब्लिश वेबसाइट है तो कुछ कंटेंट तो ऐसा होगा ना जो उसने नहीं लिखा है, तो कोई ना कोई चीज़ें आपको मिलेंगी। इसी को तो कीवर्ड रिसर्च बोलते हैं कि हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हों जो उन्होंने ना लिखी हों, या फिर उस तरीके से उस वेबसाइट पर ना हो जैसा लोग देखना चाहते हैं। जैसे कि आईपीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है इन्फॉर्मेशन जो बहुत टेबल की फॉर्म में आ रही है, लेकिन लोग रीड करना चाह रहे हैं, तो आप उसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको उसको एक यूज़र फ्रेंडली और ऐसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है जिसको लोग देखना पसंद कर रहे हैं।
ये दूसरा कंसेप्ट है, यानी ये एवरग्रीन के लिए हो जाएगा। मतलब न्यू के लिए तो देखिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो उसमें न्यू कंटेंट वाला तो कुछ मिलेगा नहीं, उसके लिए आपको गूगल ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा कि क्या नया आ रहा है। लेकिन कीवर्ड रिसर्च के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसी चीज़ें ढूंढनी होंगी जो उन वेबसाइट्स ने कवर नहीं की हैं। तो जिन भी लोगों ने आईपीएल का ब्लॉग ऑलरेडी बना लिया है, भले ही वो किसी एक कीवर्ड को लेकर है या भले ही किसी वो पूरा मतलब वेबसाइट पर और भी पेजेस ऐड करने वाले हैं, तो कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी है। एक तो आपको डेली 2 3 4 जितने भी ब्लॉग आप लिख सकते हैं आपको लिखने हैं। ऐसा नहीं कि एक लिखा 2 लिखा, और पूरे टाइम आपको मतलब पूरा इवेंट के दौरान आपको जितना लिख सकते हैं कंटेंट आपको लिखना है। अगर आपने मान लीजिए सिंगल पेज का वेबसाइट बनाया है तो कोशिश करिए तो भी आप पेजेस तो ऐड करें ही करें एक पेज पे, और एक पेज का बनाया है तो उसमें कंटेंट ऐड करें और उसको कंटिन्यूसली अपडेट करें। अगर मतलब रोज़ नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2 या 3 दिन तो उस पेज को जो मेन पेज है आपका जिसको लेकर आपने वो वेबसाइट बनाई है, यानी होम पेज, जैसे कुछ लोगों ने बहुत ही एग्जैक्ट मैच डोमेन बनाई है, तो मतलब एक पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट करने के लिए, तो उसको डेली अपडेट कीजिए। ठीक है, डेली अपडेट करेंगे तो फिर वो उस पे जो मतलब वो एक तरह से फ्रेश कंटेंट होता जाएगा। तो ये 2 3 स्ट्रेटजीज़ हैं, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ कि क्या क्या है। एक तो ये है कि आपका जो कंटेंट है वो इंडेक्स होना चाहिए, है ना। फीचर स्निपेट फर्स्ट जो है फीचर स्निपेट है, फीचर स्निपेट को अगर आप टारगेट कर सके तो वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए लेकिन उसमें कंटेंट ज़रूर चाहिए। आपकी साइट पे कंटेंट होना चाहिए, अच्छा कंटेंट होना चाहिए, कंटिन्यूसली लिखते रहें। यूज़र की जो इंटेंट को अगर आप फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप फीचर स्निपेट में आ सकते हैं। दूसरा क्या है, आपके पेजेस इंडेक्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पेजेस इंडेक्स नहीं है और हम रैंकिंग की बात कर रहे हैं, तो वो टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। तीसरा क्या है, बैकलिंक्स होने चाहिए। अच्छे बैकलिंक्स बनाते रहिए इस दौरान, कंटेंट और बैकलिंक इन दोनों पे ध्यान देना है। और लास्ट जो पॉइंट है वो है कंटेंट, यानी अच्छा कंटेंट होगा, दूसरों से बेटर होगा तो वो रैंक करेगा। तो ये है आईपीएल ब्लॉग की पूरी स्ट्रैटेजी। और इस दौरान आपका ब्लॉग डाउन भी हो सकता है ना, तो अच्छी होस्टिंग लें। होस्टिंगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो जो लोग अगर होस्टिंगर वगैरह से इसको बनाते हैं तो वो उनको हम स्पेशल पूरा गाइड भी कर देंगे कि किस तरह से उन्होंने इसको आगे लेके जाना है। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ब्लॉगिंग आइडल हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।